नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GS बाय इंडिया सर में। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। मित्रों, यहाँ जब तैयारी शब्द आए तो समझ लेना आप वीडियो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और वीडियो में री एग्ज़ाम लगा हुआ है। आप जानते हैं क्या लगा है? री एग्ज़ाम, दोबारा एग्ज़ाम है। 26-27 को पेपर है। बहुत कम समय आपके पास शेष बचा है। इसमें आपको सब कुछ तैयार करना है, जिसमें हम इस टाइम एक पोर्शन तैयार करा रहे हैं आपका जीएस से 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मित्रों, हम मानते हैं कि यहाँ पे आप 30 क्वेश्चंस एकदम सही करके ही रहेंगे। आज का जो ये टेस्ट पेपर होगा, ये टेस्ट पेपर 8वां होगा। इससे पहले 7 हो चुका है। हमें उम्मीद है आप लोग 7 टेस्ट पेपर अटेंड किए। प्रत्येक में 50 क्वेश्चन है। ये मान के चल रहा हूँ कि अच्छे से आप लोगों ने अटेंड किया है, ईमानदारी के साथ अपना स्कोर कार्ड बताया है। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन लिया गया मित्रों, यहाँ जो क्रम होगा 101 से स्टार्ट होगा, 150 तक जाएगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है कनिष्क प्रथम के शासनकाल के दौरान कौन सा प्रसिद्ध आयुर्वेदिक विद्वान रहता था? यानी आयुर्वेद का बढ़िया ज्ञाता कौन रहता था? नाम दिया गया। पाराशर रहते थे, चरक रहते थे, सुश्रुतु रहते थे या फिर धन्वंतरी। मित्रों, आप जानते हैं कनिष्क प्रथम के दौरान जो है शासनकाल के दौरान बहुत सारे लोग, जिसमें पार्श्व, वैश्वामित्र, अश्वघोष, नागार्जुन, ऐसे बौद्ध दार्शनिक रहा करते थे। इसके साथ चरक संहिता लिखने वाले चरक भी इन्हीं के दरबार में रहे हैं। तो सही जवाब जो है उसी के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चंस पे आओ। 2 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया मथुरा कला स्कूल कब अपने शिखर पे पहुंचा? नाम दिया गया वैदिक काल में, मुगलिया काल में, मौर्य काल में या फिर कुषाण काल में। मथुरा कला स्कूल कब अपने शिखर पे पहुंचता है? मित्रों, जब आप देखेंगे तो मथुरा कला स्कूल की जब बात आती है तो कुषाण काल में अपने शिखर पे पहुंचता है। कब पहुंचता है? कुषाण काल में पहुंचता है। तो सही जवाब डी के साथ लगाना होगा। 3 नंबर क्वेश्चन पे आना होगा। पूछ रहा है अकबर ने अपने दरबारी संगीतज्ञ के रूप में किसे नियुक्त किया? नाम दिया गया अबुल फजल, राला बीरबल, नाम दिया गया मियां तानसेन, नाम दिया गया राजा टोडरमल। मित्रों, आपको याद होगा दरबारी संगीतज्ञ के रूप में अकबर ने किसको नियुक्ति दी थी? तो जो नियुक्ति दी गई थी वो तानसेन को दी गई थी। सही जवाब जो है वो बी के साथ जाएगा। 9 रत्नों में भी शामिल रहे हैं आपके तानसेन जी। आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन आता है 4 नंबर है। आपसे पूछ रहा है इनमें से कौन सा मुगल सम्राट अनपढ़ था? दिया गया औरंगजेब, अकबर, बहादुर शाह जफर या फिर शाहजहां। जिन लोगों ने टीजीटी की क्लास पढ़ रखी होगी उन्हें पता होगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस कई बार वहां भी रिपीट हुआ है। सही जवाब जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर लगाना। याद रखना 15 अक्टूबर 1942 नहीं 1542 को इसका जन्म होता है। अच्छा, क्या होता है? जन्म होता है। कहाँ पे होता है? अमरकोट में होता है, क्योंकि इसके पिताजी हुमायूं जो है वो पदस्थित यानी वहां पद से भगे हुए थे। ठीक। अगला क्वेश्चन आओ, 5 नंबर आओ। पूछा गया थॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर से किस किले में मिलता है? नाम दिया गया झांसी का किला, आगरा का किला, अजमेर का किला या फिर इलाहाबाद का किला। मित्रों, थॉमस रो जो है वो जहांगीर से कहां भेंट करता है? आप जानते हैं कि ये आमेर के किले में भेंट करेगा। किसका राजदूत होता है? ये जेम्स प्रथम का राजदूत होता है थॉमस रो। कहां मिलता है? अजमेर के किले में। सही जवाब क्या बनेगा? आपका बी के साथ जाएगा। अगले क्वेश्चंस पे चलो। 6 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया निम्नलिखित में से किन्होंने 1857 के सिपाही विद्रोह को विद्रोह नहीं कहा? नाम दिया गया जॉन लॉरेंस ने नहीं कहा है, आरसी मजूमदार ने नहीं कहा है, कार्ल मार्क्स ने नहीं कहा या फिर सर सैयद अहमद खान के द्वारा 1857 का सिपाही विद्रोह नहीं होता है, ऐसा किसने कहा है? मित्रों, आप जानते हैं कि कार्ल मार्क्स इसे जो है विद्रोह नहीं मानते हैं। सही जवाब वी के साथ लगाओ। सिपाही विद्रोह इसे नहीं देते हैं। ठीक है, तो सही जवाब कार्ल हेनरिक मार्क्स को लगाना। इन्होंने विद्रोह की संज्ञा इसे नहीं दी है। इन्होंने कहा यह जन क्रांति थी। क्या थी? जन क्रांति। जन क्रांति मतलब मित्रों आपकी राष्ट्रीय विद्रोह का होना चाहिए। सही जवाब वी के साथ लगाओ। 7 नंबर क्वेश्चंस पे आओ। आपसे पूछ रहा है पल्ली आंदोलन संबंधित है। नाम दिया गया उड़ीसा से, महाराष्ट्र से, तमिलनाडु से या फिर गुजरात से। पल्ली आंदोलन आपको कहाँ दिखाई देता है? जब आप देखेंगे तो उत्तरी तमिलनाडु में एक जाति होती है पल्ली, वही जो है 1871 के आसपास, कब 1871 के आसपास ऐसा काम करती है। तो सही जवाब जो है वो बी के साथ जाएगा। बी इज द राइट आंसर लगाओ। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। 8 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे है। क्या पूछ रहा है आपसे?
क्या पूछ रहा है आपसे? प्रश्न संख्या 8 कह रहा है हंटर आयोग ने किसके विषय पे अधिक बल दिया? नाम दिया गया प्राथमिक शिक्षा, स्त्री शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा या फिर तकनीकी शिक्षा। मित्रों जब हंटर आयोग की बात होती है तो प्राइमरी एजुकेशन की बात होगी। सही जवाब फर्स्ट के साथ जाएगा। आप जानते हैं 1854 में जब ब्रूट डिस्पैच वाला प्रस्ताव आता है जिसमें शिक्षा की प्रगति के बारे में बात की जाती है, आप जानते हैं उसकी अध्यक्षता ही हंटर ने की थी 1882 में। ठीक, तो प्राथमिक शिक्षा पे ज्यादा बल देते हैं। अगला क्वेश्चन 9 नंबर पूछा गया राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? दिया गया 17, 15, 12 या 19। मित्रों आप जानते हैं राज्यसभा जो कभी नहीं भंग होता है, जिसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। अब जानते हैं 1/3 सदस्य हर दूसरे साल पे रिटायर होते रहते हैं। वहां पर जो राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं सदस्य, वो 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। आपका जो है 12 सदस्य मनोनीत करने की शक्ति उनके पास होती है। संविधान का अनुच्छेद 80 ऐसा कहता है। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। 10 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे पूछ रहा है उस भारतीय प्रधानमंत्री का नाम क्या है जिन्होंने संसद में यह घोषणा की थी कि वह मंडल आयोग की सिफारिश को लागू करेंगे, और इस घोषणा से भारत में देशव्यापी विरोध शुरू हो गया था। मंडल आयोग लागू करने के लिए किसने घोषणा की? क्या राजीव गांधी ने की थी, चौधरी चरण सिंह ने की थी, बीपी सिंह ने की थी, या फिर चंद्रशेखर आजाद के द्वारा? अच्छा, अरे बाबू चंद्रशेखर के द्वारा किया गया था। मित्रों आपको बताना है मंडल आयोग लागू करने के लिए किसने घोषणा की? तो 1990 में मंडल कमीशन आता है। याद रखना 1990 में कौन प्रधानमंत्री होता है? चारों ऑप्शन पढ़ना, बीपी सिंह का नाम आएगा। बीपी सिंह ने ऐसी घोषणा की थी। मंडल आयोग का गठन जो है 1979 में होता है। आप ये जानते हैं जनता पार्टी के द्वारा ऐसा किया गया था। सही जवाब जो है बी के साथ लगाना। बिंदोश्री प्रसाद मंडल इसके अध्यक्ष होते हैं मंडल आयोग के, वही लेके आते हैं। अगला क्वेश्चन 11 नंबर है, आपसे पूछ रहा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी? दिया गया 81(1), दिया गया 75(1), दिया गया 59(1) या फिर 80(1). मित्रों सभी में अनुच्छेद आगे लगा लेना। कौन सा संविधान कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा? प्रधानमंत्री की नियुक्ति अगर राष्ट्रपति करेगा तो अनुच्छेद 75(1) में लिखा गया है। सही जवाब सी के साथ लगाओ। सी इज द राइट आंसर बनाओ। 12 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। आपसे पूछा जाता है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पे नियुक्ति के पात्र बनने के लिए किस जज को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कितने वर्षों की आवश्यक सेवाएं देनी होती हैं? नाम दिया गया 20 वर्ष, 15 वर्ष, 5 वर्ष या फिर 18 वर्ष। मित्रों कहा गया सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पे नियुक्ति पात्र बनने के लिए कोई जज है मान लो, वो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कितने साल सेवा दे दे तो उसका प्रमोशन सर्वोच्च न्यायालय में हो जाए, यानी सुप्रीम कोर्ट में हो जाए। मित्रों आप जानते हैं कि जो यहां पे आपका काम बनता है वो आपका काम बनाता है कितने साल पे? 5 वर्ष पे। आप 5 वर्ष यहां सेवा दे दो, उसके बाद आपको उच्चतम न्यायालय में काम बना देंगे। अगर आप जज हैं तो 5 साल, अगर आप वकील हैं, अधिवक्ता हैं, तो मित्रों आपको 10 साल का अनुभव होना चाहिए। आगे बढ़ेंगे 13 नंबर क्वेश्चंस पे। आपसे पूछा जा रहा है कौन सा पठार भारत के खनिज यानी दिल के देश के रूप में जाना जाता है? नाम दिया गया भांडरे पठार, नाम दिया गया डेक्कन पठार, छोटापुर नागपुर पठार या फिर आपको दिया गया तिब्बती पठार। कौन सा पठार है जो भारत के खनिज यानी दिल के देश के रूप में जाना जाता है? मित्रों दिल के देश के रूप में छोटा नागपुर का पठार जो है आपका फेमस है। तो जो सही जवाब बनेगा वो दिल का देश यानी हार्टलैंड ऑफ इंडिया। सही जवाब बनेगा छोटा नागपुर। मित्रों इसमें बहुत कुछ दिखाई देता है। खनिज में कोयला, अभ्रक, तांबा, चूना पत्थर, बॉक्साइड, लौह, एस्बेस्टस, आपको सब कुछ दिखाई दे जाएगा छोटा नागपुर पठार में। तो सही जवाब वी के साथ लगा लो। 14 नंबर क्वेश्चंस पे आ जाओ। पूछा गया प्रायद्वीपीय पहाड़ी मैदान जिसे पठार कहा जाता है एक अनोखी विशेषता थी, काली मिट्टी का क्षेत्र है जिसे डाडाडाट कहते हैं। नाम दिया गया छोटा नागपुर पठार, नाम दिया गया सिंगूर पठार, नाम दक्कन ट्रैप है और नाम जो है रोहतास पठार के बारे में भी दिया गया है। प्रायद्वीपीय पहाड़ी मैदान की अगर हम लोग बात करें तो मित्रों सही जवाब आपका क्या होगा? सही जवाब दक्कन ट्रैप होगा। सही जवाब दक्कन ट्रैप के साथ जाना। सही जवाब बी के साथ लगाना। काली मिट्टी का मृदा विशाल लावा के अपक्षय के फलस्वरूप यहाँ प्राप्त होता है। तो सही जवाब वी के साथ लगाओ मित्रों। अगले क्वेश्चंस पे आएंगे। 15 नंबर क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछा गया आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा शहर किस नदी के किनारे स्थित है? दिया गया कावेरी नदी, महानदी, गोदावरी या फिर कृष्णा। आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा शहर जो है मित्रों बहुत खूबसूरत शहर है। यह शहर कृष्णा नदी के किनारे है। सही जवाब डी के साथ बनेगा। डी इज द राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ें
16 नंबर क्वेश्चन है, पूछा गया समुद्री जल का औसतन खारापन होता है 2.5%, 3.5%, 3% या फिर 4%। मित्रों समुद्री जल का जो औसतन आपका खारापन दिखाया जाता है वो कितना दिखाया जाता है? औसतन खारापन आप देखेंगे तो 3.5% यहां दिखाई दे जाएगा। 3.5% इज द राइट आंसर होगा। सी के साथ आंसर सहज ना होगा। अगले क्वेश्चन पे आना होगा। अगला क्वेश्चन 17 नंबर है, पूछा गया विश्व का सबसे ऊंचा झरना स्थित है, दिया गया कनाडा में, वेनेजुएला में, गुयाना में या फिर ऑस्ट्रेलिया में। विश्व का सबसे ऊंचा झरना कहां अवस्थित है? मित्रों आप जानते हैं कि विश्व का सबसे ऊंचा जो झरना होता है वो वेनेजुएला में होता है, तो सही जवाब वाटरफॉल वेनेजुएला वाला लगाना। सी इज द राइट आंसर बनाना। ऊंचाई कितनी है मित्रों? 979 मीटर है, याद रखना 979 मीटर आपका वेनेजुएला वाला झरना है। अगले क्वेश्चंस पे चलें। 18 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे है। आपसे पूछ रहा है मैक्सिको की खाड़ी किसके द्वारा अटलांटिक महासागर से जुड़ी हुई है? नाम दिया गया फ्लोरिडा जल संधि से, ओंटोटो जल संधि से, कुक्कू जल संधि से या फिर डोवर जल संधि से। मैक्सिको की खाड़ी किसके द्वारा अटलांटिक महासागर से जुड़ी हुई है? अगर आप मैक्सिको की खाड़ी की बात करते हैं मित्रों तो फ्लोरिडा जल संधि भी याद रखना। फ्लोरिडा, मैक्सिको की खाड़ी अमेरिका और क्यूबा के बीच फ्लोरिडा जल संधि के माध्यम से ऐड होती है, जुड़ी हुई है। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। 19 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे है। पूछ रहा है वह स्थिति जब एक अर्थव्यवस्था में पैसे की आपूर्ति वस्तुओं की सेवाओं और आपूर्तियों से अधिक हो जाए क्या कहा जाएगा? आर्थिक विकास कहेंगे, परिधान कहेंगे, मुद्रास्फीति कहेंगे या फिर सकारात्मक आर्थिक संतुलन कहेंगे? क्या आप कहेंगे? इस तथ्य के लिए आपको जो आंसर्स देना होगा मुद्रास्फीति देना होगा। सही जवाब जो बनेगा मित्रों उसी के साथ बनेगा। अगले क्वेश्चंस पे चलें। 20 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे। पूछा गया बिटकॉइन क्या है? बहुत सारे लोगों को परेशान करके चला गया ये बिटकॉइन। दिया गया डेटा संग्रहित करने की एक डिवाइस है, डेटा मापने की एक इकाई है, चिप्स के बारे में एक नियम है या फिर डिजिटल मुद्रा का एक रूप है। मित्रों आप जानते हैं बिटकॉइन में जिन लोगों ने पैसा अपना लगाया होगा उन्हें पता होगा। सही जवाब जो बना है वो डी के साथ बना है। बिटकॉइन एक विकेंद्रीकृत डिजिटल मुद्रा है, याद रखना विकेंद्रीकृत डिजिटल मुद्रा है जिसे आप स्पर्श नहीं कर सकते। अगले क्वेश्चंस पे चलो। 21 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है अवमूल्यन का अर्थ है, दिया गया घरेलू मुद्रा के स्थान पे एक नई मुद्रा को लागू करना, चल पूंजी अन्य देशों की मुद्रा की तुलना में घरेलू मुद्रा का मान कम कर देना या फिर घरेलू मुद्रा का मान बढ़ाना। आपको बताना है अवमूल्यन का अर्थ। मित्रों अवमूल्यन का अगर आप वास्तविक परिभाषा देखेंगे तो अन्य देश की मुद्रा में उसकी तुलना करो और फिर घरेलू मुद्रा का मान कम कर दो, ऐसा है अवमूल्यन। सही जवाब जो है वो सी के साथ बनेगा। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। 22 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया उत्तर प्रदेश राज्य कब अस्तित्व में आया था? 1 अप्रैल 1937, 2 जून 1960, 9 नवंबर 2005 या फिर 5 सितंबर 1945। उत्तर प्रदेश कब अस्तित्व में आता है ये आपसे पूछा गया है। आप जानते हैं यूपी जो अपना है प्यारा उत्तर प्रदेश 1 अप्रैल 1937 को संयुक्त प्रांत के नाम से पुकारा गया। यही अपना उत्तर प्रदेश था जो पहले संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ। 24 नंबर क्वेश्चंस नहीं 23 नंबर क्वेश्चंस पे आएंगे। पूछा गया प्रसिद्ध चरुकुला नृत्य संबंधित है अवध से, ब्रजभूमि से, बुंदेलखंड से या फिर रुहेलखंड से। मित्रों जब चरुकुला की बात हो तो चरुकुला आपका ब्रज वाला बाबू होगा। सही जवाब जो बनेगा वो कांधा वाला बेल्ट होगा। सही जवाब आपका ब्रजभूमि बनेगा। सी इज द राइट आंसर होगा। मित्रों सी के साथ आंसर लगाओ। याद रखना मथुरा जिले का सबसे बढ़िया नृत्य उत्सव होता है आपका ये चरुकुला वाला। अगले क्वेश्चंस पे आओ। 24 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 24 नंबर क्वेश्चंस क्या कह रहा है? इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है? दिया गया रामलीला, अहिर नृत्य, रासलीला या फिर गिद्ध नृत्य। आपसे पूछा गया उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है। लोक नृत्य आपको बताना है तो पंजाब का एक नृत्य यहां दिया गया है गिद्ध नृत्य। मित्रों जो गिद्ध नृत्य दिया गया ये आपका पंजाब का होता है, यूपी का नहीं होता है। तो सही जवाब भगवंत मान वाला लगा लो। पंजाब 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 भगवंत मान वहां के सीएम है वर्तमान में। अगले क्वेश्चन पे आओ। 25 नंबर है। पूछा गया उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में प्रतिवर्ष बटेश्वर मेला का आयोजन होता है? मित्रों दिया गया कानपुर, मथुरा, वाराणसी, आगरा। आप जानते हैं मित्रों प्रसिद्धि का पात्र है बटेश्वर मेला, आपके आगरा में पाया जाता है। सही जवाब डी के साथ बनेगा। आगरा में आपका बटेश्वर मेला लगता है यमुना नदी के किनारे। आप जानते हैं मित्रों यहाँ पशुओं की बिक्री बहुत बढ़िया होती है बटेश्वर मेला में। अगले क्वेश्चन पे चलो। 26 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा।
पूछा गया उत्तर प्रदेश राज्य में गढ़ मेला प्रतिवर्ष कहाँ आयोजित किया जाता है? अलीगढ़ में, गढ़ मुक्तेश्वर में, मथुरा में या फिर बरेली में? गढ़ मेला की अगर आप बात करते हैं मित्रों, तो गढ़ मेला आपको कहां दिखाई देता है? जब आप गढ़ मेले की बात करते हैं, गढ़ मुक्तेश्वर स्थान आपको जाना पड़ेगा। सही जवाब जो बनेगा वो किसके साथ जाएगा? सही जवाब आपका गढ़ मुक्तेश्वर के साथ जाएगा। सही जवाब सी के साथ लगाओ, सी इज द राइट आंसर बनाओ। ये आपका कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पे हापुड़ जिले में होता है। हापुड़ जिला आप जानते हैं मित्रों। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। किस नदी के किनारे? गंगा नदी के किनारे आयोजित होता है। अगले क्वेश्चंस पे आओ बाबूजी। अगला क्वेश्चन 27 नंबर है। पूछा गया दिए गए विकल्पों में से गलत जिला मुख्यालय वाली जोड़ी बताओ। अमेठी का गौरीगंज है, सोनभद्र का राबर्ट्सगंज है, कुशीनगर का पड़रौना है या फिर कौशाम्बी का वैशाली है। आपको बताना है कौन सा मुख्यालय आपका गलत है। मित्रों कौशाम्बी है, हाँ वैशाली के साथ दिया गया, यही तो गलती कर दी गई। कौशाम्बी का जो मुख्यालय है वो खुदे मंझनपुर में स्थित है, तो इसका जो वैशाली दिया गया है इसे मंझनपुर लगा लो बाबूजी। बस आपका सभी ऑप्शन सही हो जाएगा। यही आपका गलत कथन है, तो डी के साथ आंसर्स लगाओ। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। 28 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। पूछा गया 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का वृद्धि प्रतिशत क्या है? 20.21% है, 20.30% है, 20.23% है या फिर 20.32% है? बहुत एग्जैक्ट डाटा पूछा जा रहा है मित्रों। 20.23% अगर कहीं लिखा हो तो 20.23% के साथ आंसर्स लगाना। सही जवाब जो बनाना वो बी के साथ बनाना। अगले क्वेश्चंस पे आना। 29 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया कैलिस्टो एम्प्टी, एरियल और सेंचुरी विभिन्न प्रकार के डाटा डाट हैं। क्या हैं? वर्ड आर्ट हैं, स्टाइलस हैं, फॉन्ट साइज हैं या फिर फॉन्ट हैं। कैलिस्टो एम्प्टी है और एरियल्स की अगर बात होती है तो ये एरियल्स और सेंचुरी ये सब क्या होते हैं मित्रों? ये कंप्यूटर की भाषा में फॉन्ट कहा जाता है इन्हें। ये फॉन्ट के लेवल होते हैं। सही जवाब डी के साथ लगाओ। डी इज द राइट आंसर्स बनाओ मित्रों। डी के साथ आंसर्स लगाओ। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन 30 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट तक पहुंच प्रदान करता है? नाम दिया गया MNP, नाम दिया गया ISP, नाम दिया गया स्प्रेडशीट्स और नाम दिया गया सर्च इंजन। मित्रों आप जानते हैं इंटरनेट तक पहुंच प्रदान करता है कौन? इंटरनेट तक पहुंच कौन प्रदान करेगा? ISP। तो सही जवाब जो बनेगा वो बी के साथ बनेगा। इंटरनेट सर्विस प्रोड्यूसर जी कहा जाता है, नहीं प्रोड्यूसर नहीं होता है। क्या होता है? प्रोवाइडर होता है मित्रों। इंटरनेट सेवा प्रदाता जिसे कहा जाए, प्रोवाइडर। ठीक है, तो सही जवाब ISP के साथ लगाना। बी इज द राइट आंसर्स लगाना। 31 नंबर क्वेश्चन पे आना। पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा समूह MS एक्सेल के इंसर्ट टैब पे मौजूद नहीं होता है? रेखांकन, लिंक, आर्टिकल या फिर प्रतीक। मित्रों कौन सा है जो यहाँ पे मौजूद नहीं है? तो कोई भी आर्टिकल लिखने के लिए यहाँ मौजूद नहीं होता है। सही जवाब बी के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चन पे आओ। अगला क्वेश्चन 32 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। आपसे पूछ रहा है अस्थायी रूप से संग्रहित डेटा के लिए उपयोग किया जाने वाला शब्द क्या है? विविध डेटा, चुनिंदा डेटा, कैश डेटा या फिर टेम्पो डेटा। अस्थायी रूप से अगर आपने संग्रहित कर रखा है तो उसे कैश डेटा नाम देंगे। सही जवाब जो बनेगा कैश डेटा के साथ बनेगा। बी इज द राइट आंसर्स लगाना पड़ेगा। अगले क्वेश्चंस पे आओ। 33 नंबर है। पूछा गया निम्नलिखित में से कौन एक प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है? दिया गया हार्ड डिस्क है, मैग्नेटिक टेप है, नाम दिया गया रैंडम एक्सेस मेमोरी है या फिर ऑप्टिकल डिस्क है। मित्रों कौन सा एक प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है? अगर प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस की आप बात करेंगे कौन सा डिवाइस आएगा? रैंडम एक्सेस मेमोरी आएगा। सही जवाब बी के साथ बनेगा। बी इज द राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चंस पे आ जाओ। 34 नंबर क्वेश्चन है। पूछा गया पर्दे पर उत्तल लेंस द्वारा वस्तु की वास्तविक आकृति बनती है। यदि उत्तल लेंस के ऊपरी भाग को अपारदर्शी कागज से ढक दिया जाए तो छवि पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बात उत्तल लेंस की हो रही है। दिया गया वस्तु के केवल निचले भाग पर ही छवि प्राप्त होगी अगर उसे ढक दिया जाता है, ऐसा नहीं होगा। वस्तु केवल ऊपरी भाग में ही छवि दिखाई देगा, ऐसा भी नहीं होगा। कोई भी छवि नहीं प्राप्त होगी, ऐसा भी नहीं होगा। वस्तु की पूर्ण छवि प्राप्त होगी परंतु उसकी तीव्रता जो है बहुत कम हो जाएगी। तो सही जवाब जो बनेगा वो डी के साथ बनेगा। डी इज द राइट आंसर बनेगा मित्रों। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन 35 नंबर है।
आपसे पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ध्वनिक पदार्थ है। दिया गया लकड़ी है, रबड़ है, पानी है, लोहा है। कौन सा पदार्थ ध्वनिक पदार्थ है? अगर आप देखें तो ध्वनिक पदार्थ यानी साउंडिंग वाले में लोहा आएगा। सही जवाब डी के साथ बनेगा। डी इज द राइट आंसर लगाओ। 36 नंबर क्वेश्चन पे आओ। पूछा गया प्रोटियम, ड्यूटेरियम और टाइटेरियम निम्नलिखित में से किसकी श्रेणी में आते हैं? तो ड्यूटेरियम आप जानते हैं आइसोटोप होता है, आइसोमर होता है, आइसोबार होता है या फिर आइसोकोर होता है। मित्रों प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम की अगर बात होती है, इसको आप किस श्रेणी में देखते हैं? अगर आप इसे श्रेणीबद्ध करें तो ये सब के सब आइसोटोप के प्रकार हैं। सही जवाब फर्स्ट के साथ जाएगा। ए इज द राइट आंसर बनेगा। अगले क्वेश्चन पे आओ। 37 नंबर क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पे है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक संगमरमर का एक प्रमुख घटक है? दिया गया मैग्नीशियम सल्फेट, दिया गया कैल्शियम कार्बोनेट, दिया गया सिलिकॉन डाइऑक्साइड और दिया गया पोटेशियम नाइट्रेट। मित्रों कौन सा यौगिक संगमरमर का एक प्रमुख घटक होता है? अगर आप संगमरमर के प्रमुख घटक की बात करेंगे कैल्शियम कार्बोनेट की बात होगी। सही जवाब सी के साथ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। 38 नंबर क्वेश्चन से पूछा गया निम्नलिखित में से उस विटामिन की कमी से विकास का चयन करें जिसके मुंह, गले, पैर के निचले हिस्से और पैर के पंजों में लाल रंग के धब्बे उत्पन्न होते हैं। दिया गया पेलाग्रा में ऐसा होता है, स्कर्बी के ऐसे लक्षण हैं, बेरी के ऐसे लक्षण हैं या फिर रतौंधी के ऐसे लक्षण हैं। गले, पैर और निचले हिस्सों में आपको लाल धब्बे दिखाई दे जाएं, ये किस प्रकार में होता है? जब पेलाग्रा रोग होता है मित्रों तो ऐसा जो है उसका बताया जाता है। इसमें B3 की कमी हो जाती है। B3 मतलब आपकी नियासिन होती है जो इसको काला करने में, जो आपका सांवलापन होता है उसको हटाने में दिक्कत दे जाती है। तो विटामिन B3 जिसे पेलाग्रा के कारण माना जाता है। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ। खूब अच्छे से अगर आप टमाटर, हरी पत्ती, आलू, मूंगफली खाएंगे, मांस खाएंगे तो आपका काम हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आओ मित्रों। अगला क्वेश्चन 39 नंबर है। कह रहा है विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? थायमीन है, स्कॉर्बिक एसिड है, रेटिनॉल है या फिर राइबोफ्लोविन है? आपको बताना है विटामिन B2। अब B2 का नाम दिया गया है मित्रों। विटामिन B2 का नाम क्या होता है आपको बताना है। अब विटामिन B2 के लिए राइबोफ्लोविन का नाम दे दिए हैं मित्रों, जबकि आप जानते हैं जो राइबोफ्लोविन होता है वो किसका रासायनिक नाम होता है? विटामिन B2 का रासायनिक नाम है। तो सही जवाब डी के साथ लगाओ। विटामिन के को आप क्या कहते हैं? नेफ्थोक्यूनिन कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं नहीं फ्लोक्यूनिन कहेंगे। विटामिन ई को टोकोफेराल कहा जाता है, डी को कैल्सीफेराल कहा जाता है, सी को स्कॉर्बिक एसिड कहते हैं, B12 को साइनोकोबालामिन कहते हैं, इसी में कोबाल्ट पाया जाता है। विटामिन B11 को फॉलिक अम्ल कहते हैं, B7 को बायोटिन कहते हैं, खूब पूछा जाता है। विटामिन B6 को पायरिडॉक्सिल कहते हैं और विटामिन B3 जो है वो आपका नियासिन या फिर निक्टोमाइड होता है। विटामिन B5 आपका पेंटोथैनिक अम्ल होता है और विटामिन B1 अगर है तो वो थायमीन कहलाता है। विटामिन ए तो आप जानते ही हैं रेटिनॉल कहलाता है। अगले क्वेश्चन पे आओ। 40 नंबर आपसे पूछ रहा है महात्मा गांधी द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने अधिवेशनों का सभापतित्व किया गया? 3, 1, 2, 4। मित्रों आप जानते हैं महात्मा गांधी कहां वाले में? तो आपका एक ही अधिवेशन होता है जो बेलगाम कर्नाटका में होता है। तो उस बेलगांव वाले अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्षता की थी। 1924 में वो अधिवेशन हुआ था। खूब पूछा जाता है क्वेश्चन। सही जवाब सी के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चन पे आओ। 42 नंबर नहीं 41 नंबर क्वेश्चन पहले पढ़ो। कह रहा है प्रतिवर्ष अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 1 मार्च, 10 मार्च, 8 मार्च या फिर 20 मार्च? आपको बताना है अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस। मित्रों आप जानते हैं 8 मार्च को प्रतिवर्ष अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो जो सही जवाब बनेगा वो बी के साथ बनेगा। 8 मार्च, 8 मार्च, 8 मार्च। एक सतत कल के लिए आज लैंगिक समानता इसका वर्तमान का थीम है, 2022 का थीम है। अगले क्वेश्चन पे आओ। 42 नंबर क्वेश्चन। 2021 का वर्ल्ड गेम्स एथलीट्स ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? दिया गया विराट कोहली, मनप्रीत सिंह, नीरज चोपड़ा या फिर PR श्रीजेश। अगर बात करते हैं मित्रों 2021 का वर्ल्ड गेम एथलीट पुरस्कार तो आप जानते हैं कि किसको दिया गया है। सही जवाब PR श्रीजेश होंगे। सही जवाब डी के साथ आ जाएंगे। डी इज द राइट आंसर्स बनेंगे। हॉकी खिलाड़ी है, याद रखना है, हॉकी खिलाड़ी के रूप में जाने जाते हैं PR श्रीजेश। ये बढ़िया भारतीय महिला हॉकी की खिलाड़ी कौन है? रीमा पाल हैं, आप जानते हैं। पुरुष हॉकी टीम के गोलकीपर रहे हैं राजेश जी, ठीक है, पुरुष हॉकी गेम के गोलकीपर रहे हैं आपके हॉकी जी
रानी रामपाल आपकी यहाँ की खिलाड़ी होती हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आओ। 43 नंबर क्वेश्चन होगा मित्रों, आपसे पूछ रहा है कि जून 2022 में किसे राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए का नया प्रमुख नियुक्त किया गया? दिया गया देवाशीष पांडा को, दिनकर गुप्ता को, अमित सक्सेना को या फिर पुष्कर कुमार जोशी को। आप जानते हैं राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? एनआईए का नया प्रमुख दिनकर गुप्ता जी को नियुक्त किया गया। सही जवाब जो होगा वो आपका दिनकर गुप्ता के साथ होगा। 31 मार्च 2024 तक ये अपने पद पर बने रहेंगे। पंजाब कैडर के आईपीएस अधिकारी दिनकर गुप्ता जी हैं, वर्तमान में राष्ट्रीय जांच एजेंसी के हेड है। अगले क्वेश्चन पे आओ। 44 नंबर क्वेश्चन है, आपसे पूछ रहा है मित्रों कि जो है अप्रैल 2022 में भारत के पहले 99.99% शुद्ध हरित हाइड्रोजन पायलट संयंत्र की शुरुआत कहां की गई? जोरहाट में हुआ, डिब्रूगढ़ में हुआ, नुम्भालीगढ़ में हुआ या फिर मथुरा में हुआ? आपसे पूछा गया हरित हाइड्रोजन पायलट संयंत्र। मित्रों हरित हाइड्रोजन पायलट संयंत्र की जो स्टार्टिंग होती है वो आपके जोरहाट में होती है। जोरहाट कहां पड़ता है? ये आपके असम में पड़ेगा। सर्वदानंद सोनेवाल वाला नहीं, वर्तमान में असम के मुख्यमंत्री खतरनाक व्यक्ति हैं मित्रों, आप जानते हैं, भाजपा में शामिल हैं और बहुत खतरनाक हैं, बहुत अच्छे लेक्चर देते हैं, आप जानते हैं, लोग उन्हें सेकंड योगी कहते हैं। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। 45 नंबर है, पूछ रहा है उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्किल इंडिया अंतरराष्ट्रीय केंद्र की स्थापना की गई? दिया गया वाराणसी शहर में, नोएडा शहर में, लखनऊ शहर में या फिर आगरा शहर में। स्किल इंडिया अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी का आयोजन कहां पे किया गया? मित्रों आप जानते हैं वाराणसी में किया गया। तो सही जवाब जो बनेगा वो फर्स्ट के साथ जाएगा, ए इज द राइट आंसर बनेगा। अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 46 नंबर है, आपसे पूछ रहा है जून 2022 में कौन भारतीय प्रेस परिषद की पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई? नाम दिया गया न्यायमूर्ति इंद्रू मल्होत्रा, नाम दिया गया न्यायमूर्ति सुधा मिश्रा, नाम दिया गया न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई और न्यायमूर्ति गीता मित्तल। कौन जो है भारतीय प्रेस परिषद की पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई? मित्रों आप देखना तो रंजना प्रकाश देसाई का नाम आपको लगाना होगा आंसर्स के साथ, सी के साथ आंसर्स लगाओ मित्रों। भारतीय प्रेस परिषद की पहली महिला अध्यक्ष बनी जून 2022 में। अगले क्वेश्चंस पे चलें। 47 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, आपसे पूछ रहा है अप्रैल 2022 में पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? नाम दिया गया ए.आर. रहमान को दिया गया, अमित शाह को दिया गया, आनंद मिरंदी को दिया गया या फिर नरेंद्र मोदी को दिया गया। लता दीनदयाल मंगेशकर पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? मित्रों आप जानते हैं व्यक्तित्व का नाम नरेंद्र मोदी है। सही जवाब डी के साथ जाएगा, डी इज द राइट आंसर बनेगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 48 नंबर क्वेश्चन से पूछ रहा है किस देश ने पुरुषों की बैडमिंटन टीम प्रतियोगिता थॉमस कप 2022 का खिताब जीता? दिया गया भारत जीता, चीन जीता, इंडोनेशिया जीता या फिर मलेशिया जीता। कौन सा टीम ऐसा जीतता है मित्रों? ऐसा कप कौन सा टीम जीतता है? सही जवाब देना चाहिए। अगर हम लोग सही जवाब की बात करते हैं, भारत ने जो है पुरुषों की बैडमिंटन टीम के थॉमस कप को जीत लिया है। तो जो सही जवाब बनेगा वो फर्स्ट के साथ जाएगा, ए इज द राइट आंसर बनेगा मित्रों। ए के साथ आंसर्स लगाओ। इंडोनेशिया इसमें पराजित होता है, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन 49 नंबर आपसे कह रहा है भारत में जैव विविधता की दृष्टि से संतृप्त क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? पूर्वी घाट, थार रेगिस्तान, पश्चिमी घाट या फिर बंगाल की खाड़ी। संतृप्त क्षेत्र की अगर हम लोग बात करते हैं तो संतृप्त क्षेत्र के रूप में कौन जाना जाता है? आपका पश्चिमी घाट जाना जाता है, जो जैव विविधता की दृष्टि से सबसे संतृप्त क्षेत्र होता है। सही जवाब जो है वो बी के साथ लगाओ, बी इज द राइट आंसर बनाओ। अगले क्वेश्चन पे आओ। 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ओजोन परत क्षरण दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर, 23 मार्च, 5 जून या फिर 21 अप्रैल। मित्रों आप जानते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के थ्रू ऐसा हुआ था और इसके थ्रू 16 सितंबर को प्रत्येक वर्ष ओजोन परत क्षरण दिवस मनाया जाता है। तो सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ, ए इज द राइट आंसर्स बनाओ। अब आप मित्रों ओवरऑल बताओ आपका ये टेस्ट पेपर 8 कैसा रहा? क्या इसमें आपने 50 में 30 आंसर सही किए या नहीं कर पाए? ये कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। मिलते हैं में, तब तक के लिए दिल से सल्यूट, जय हिंद।